ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज जो है वो हम अपना एक टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था फाइनेंस के ऊपर कि यार जब एक बिजनेस को पैसों की जरूरत होती है तो बिजनेस कहां कहां से पैसा लेकर आ सकता है। तो हमें पता लगा कि यार जब एक बिजनेस को जरूरत होती है तो बिजनेस सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज से पैसा ला सकता है, यानी किसी और से पैसा मांगने के बजाय बिजनेस ऑन इट्स ओन खुद ही अपने अंदर से पैसा रेज कर ले। फिर हमने स्टार्ट किया एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब यह था कि जब एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस किसी बाहर से या किसी थर्ड पार्टी से जो है वो पैसा लेकर आता है। यह है एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हमने ये पढ़ा कि एक्सटर्नल सोर्सेज में भी दो सोर्सेज होती है। मतलब ये कि जब आप किसी बाहर वाले से या किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो पैसा रिटर्न करना है, आपको वो पैसा रिटर्न करना है। तो एक और बात हमें समझ ये आती है कि जब आपको पैसा रिटर्न करना है तो अगर आपके पास रिटर्न करने का टाइम ड्यूरेशन विद इन 1 ईयर का हो तो हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और इसके अंदर हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी से पैसा लो और पैसा रिटर्न करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम हो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस और इसको हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स। तो आज जो है वो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। यानी किसी थर्ड पार्टी से पैसा लिया है और पैसा रिटर्न करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन है। अच्छा, अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं एक्सटर्नल सोर्सेज में लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर, वो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं हायर परचेज एंड लीजिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको हायर परचेज समझाऊंगा। आई हैव सीन इन द पास्ट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे डू गेट कंफ्यूज्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज। वो कहते हैं सर हम कंफ्यूज हो गए, हायर परचेज क्या है, लीजिंग क्या है। तो आप हायर परचेज के वर्ड को जरा गौर से देखो, पढ़ो और समझो। इट सेज हायर परचेज, इट सेज हायर परचेज, यानी आपने एक ऐसा एसेट हायर किया है जो आप उसको बाद में परचेज कर लोगे। ठीक है, यू बेसिकली पे टू ओन दिस एसेट। अच्छा जी, अब ये हायर परचेज है क्या, जरा इसको देखते हैं और समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री खोली, ठीक है, और अब मुझे इस फैक्ट्री के अंदर 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुझे इस फैक्ट्री के अंदर 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। पहला सीन तो ये कि मुझे ये 10 करोड़ रुपए चाहिए क्यों है। तो हम एक और अजम्पशन करते हैं कि चलो मुझे 10 करोड़ चाहिए और मुझे 10 करोड़ चाहिए मशीन्स खरीदने के लिए। मुझे 10 करोड़ चाहिए किसके लिए, मशीन्स खरीदने के लिए। अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा भाई मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो। बैंक बोलेगा भाई 10 करोड़ क्यों चाहिए, तो मैं उसको अपना बिजनेस प्लान दूंगा, 100 चीजें समझाऊंगा, अपनी घर या अपनी गाड़ी के पेपर्स एज सिक्योरिटी या गारंटी रखवाऊंगा, जिसको हम इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं। बैंक मुझे 10 करोड़ रुपए देगा, वो 10 करोड़ रुपए लेके मैं किसी और बिजनेस के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई मुझे मशीनरी दे दो, वो मशीन मुझे देगा, मेरे पास आएगी, मैं सेटअप करूंगा। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है। अच्छा जी, दूसरा प्रोसेस क्या है, अ लॉट ऑफ बैंक्स, वो पता है बिजनेसेस को क्या कहते हैं, कहते हैं यार तुम हमसे पैसा लेके आगे मशीन ही खरीदोगे ना। बिजनेस कहते हैं हाँ, बैंक कहते हैं क्यों ना हम आपको मशीन दे दें डायरेक्टली, ना आपको कोई गारंटी रखवाना पड़ेगा, ना आपको इतनी कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ये था कि हम आपको कैश दे देते और हमें डाउट था आप लेके भाग जाएंगे, अब तो हम आपको मशीन दे रहे हैं, आप कहां ही भागेंगे। अभी मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूं, भागने वाले तो कहीं भी भाग सकते हैं, लेकिन बैंक के जो मसले मसाइल हैं काफी कम हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लॉट ऑफ पीपल टेक बैंक्स, अ लॉट ऑफ पीपल टेक कार्स फ्रॉम बैंक्स। ये जो गाड़ी लेते हैं ना, ये भी हायर परचेज होती है। आप बैंक से कोई एसेट ले लेते हो, आप बैंक से कोई एसेट ले लेते हो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसके हर महीने थोड़े 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 करके पैसे देते रहते हो। आप थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहते हो और कुछ टाइम के बाद जो है वो एसेट आपका अपना हो जाता है। कुछ टाइम के बाद एसेट आपका
अपना हो जाता है। ये है हायर परचेस, ठीक है ना। सो यू टेक एन एसेट फ्रॉम द बैंक, you pay for that asset on monthly payments, on monthly installments, whatever you may call it, as comfortable। आहिस्ता 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 वो एसेट की पेमेंट करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, और कुछ टाइम के बाद जाकर वो एसेट आपका अपना हो जाता है। दिस इज हायर परचेज। अब जैसा कि हमने इन द पास्ट देखा है, हर चीज के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हायर परचेज का एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि आप आहिस्ता 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 करके पैसे जो दे रहे हो ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके एसेट आपका अपना हो रहा है। लेट्स से मैंने 10 करोड़ रुपए का एसेट लिया बैंक से, मैं थोड़े 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 करके पैसे दे रहा हूं। अब थोड़े थोड़े करके लेट्स से मैंने 5 साल में 5 करोड़ रुपए दे दिए। एसेट कितने का था? 10 करोड़ का। मैंने पे कितने का दिए? 5 करोड़ रुपए। अब कल को मेरा और बैंक का डिस्प्यूट हो जाता है, बैंक आता है, मैं मशीनरी उठा के ले जा रहा हूं, भाग जाओ यहां से। मैं बैंक को मैं क्या बोलूंगा? बोलूंगा रुको जरा, ठंड रखो, इजी। किधर भाई? एसेट कितने का है? बैंक बोलेगा 10 करोड़ का। मैं बोलूंगा मैं आपको कितने दे चुका हूं? बैंक बोलेगा 5 करोड़। मैं बोलूंगा इसका मतलब ये है कि जो 10 करोड़ का एसेट आपकी मुझे आप बदमाशी कर रहे हैं, 50% आपका है, 50% मेरा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड 50% फॉर दिस एसेट। बैंक बोलेगा क्या बात करो? मैं बोलूंगा क्या मतलब क्या बात करो? थोड़े थोड़े पैसे दे रहा था ना, तो थोड़े थोड़े पैसे दे इसीलिए रहा था ताकि थोड़ा 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 करके एसेट मेरे पास हो जाए, आ जाए, मेरी ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाए। अब सिंस मैंने 5 करोड़ रुपए दे चुका हूं, 10 साल में क्यों ना दियो मैंने 5 करोड़ रुपए, मैं 50% उस एसेट का ओनर बन चुका हूं। अब उस एसेट की जो भी वैल्यू होगी मैं उसकी 50% ओनरशिप में हूं। हाँ, मुझे पता है आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर अगर उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा हो तो वो सब इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा। मैं आपको ये सिंपल करके समझा रहा हूं। अच्छा, और दूसरा एडवांटेज, कल को मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, मैं बैंक के पास गया, बैंक को मैंने बोला लाओ भाई मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने बोला अच्छा 5 करोड़ का लोन चाहिए, घर के पेपर? मैंने बोला घर तो अबू का है। बैंक ने बोला अच्छा गाड़ी के पेपर? मैंने बोला भाई मैं तो बाइक और रिक्शे में ट्रैवल करता हूं, है ही कुछ नहीं मेरे पास। बैंक कहता है कुछ है? मैं बोलता कुछ भी नहीं। बैंक बोलता भाग जाओ यहां से, कोई 5 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा। मैंने बोला 1 मिनट, 10 करोड़ का एसेट था आपके पास जिसके मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे दे दिए 5 करोड़? बैंक बोलेगा हाँ। मैं बोलूंगा इसका मतलब एसेट 50% तो मेरा है, एक काम करो आप इसकी गारंटी रख लो, 5 करोड़ का लोन दे दो, क्या टेंशन है, मैं भागूंगा थोड़ी। अगर भाग गया तो जहां एसेट आपका 50% था, एसेट आपका 100% हो जाएगा। तो आप अगर आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रीफाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग लिखा हुआ, रीफाइनेंसिंग। यानी कल को अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जितनी अमाउंट भर दी है आपने, उतनी अमाउंट को गारंटी रखवा के एक और लोन भी ले सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा आपने कितनी अमाउंट भर दी है। 10% भरी है तो आप 10% तक की अमाउंट का लोन ले सकते हो सकता है आपने 100% भर दी है तो आप उसको 100%। मैंने मशीनरी ली थी 10 करोड़ की, 20 साल में से ही मैंने पूरे 10 करोड़ पे पे ऑफ कर दिए। अब मैं पूरा एसेट गारंटी रखवाकर पूरे 10 करोड़ का लोन भी ले सकता हूं। वो बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उस पर हम नहीं जा रहे। बात समझ आ रही है मेरी? सो एसेट क्योंकि आपकी ओनरशिप में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उस ओनरशिप, एसेट की ओनरशिप को एज गारंटी रखवाकर एक और लोन भी ले सकते हैं। डिपेंड करेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है। अच्छा, अब डिसएडवांटेज की बारी। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो डिसएडवांटेज हमारे पास है हायर परचेज के अंदर, वो यही है कि यू एंड अप पेइंग मोर फॉर द एसेट। अब बैंक मेरा कोई फुप्पी का बेटा थोड़ी है। बैंक मुझे बोलेगा भाई आपको फैक्ट्री के लिए 10 करोड़ की मशीनरी चाहिए थी, मैंने बोला हाँ। बैंक बोलेगा मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे दोगे? मैंने बोला हाँ। बैंक बोलेगा एक कंडीशन है, आप मुझे थोड़े थोड़े करके पैसे देना, लेकिन अगर आपने 5 साल बाद थोड़े थोड़े करके दिए तो मैं आपको 15 करोड़ रुपए आपसे लूंगा। 10 साल बाद आपने मुझे थोड़े थोड़े करके दिए तो मैं आपसे 20 करोड़ रुपए लूंगा। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम यही तो है। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम सिर्फ यही है कि जो बैंक होता है, बैंक पैसे के बदले पैसे कमाता है। अगर बैंक 10 करोड़ के बदले 10 करोड़ वापस देना शुरू कर दे तो बैंक कमाएगा कैसे? पॉसिबल नहीं है ना। तो बैंक का तो रूल ही यही है। तो बैंक अगर आपसे 10 करोड़ रुपए की मशीन आपको दे रहा है तो इवेंचुअली इट विल चार्ज मोर फॉर द एसेट। अब वो डिपेंड करेगा आप कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपने 1 साल के लिया तो बैंक शायद 2-5% चार्ज करे, आपने 5 साल के लिए लिया तो बैंक 25-30% चार्ज कर लेगा,
10 साल के लिए लिया तो बैंक 100% चार्ज कर लेगा। वो डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर और इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, एक डिसएडवांटेज और भी लिख देता हूं मैं आपको यहां पर। बच्चे बोलते सर 2 लिख लें, 2 लिखते हो, तो एक और डिसएडवांटेज लिख देता हूं। एक और डिसएडवांटेज है कि सिंस यू ओन द एसेट, अब एसेट को कुछ भी हुआ, ये बिजनेस का प्रॉब्लम है। मैंने 10 करोड़ की मशीनरी ली थी, जल गई, कल मैं बैंक के पास जाऊंगी, मैं तो पैसे नहीं भर रहा, बैंक बोलेगा क्यों नहीं भर रहे भाई? मैं बोलूंगा मशीन जल गई, बैंक बोलेगा मैंने जलाई। एसेट आपका था, खरीदा आपने, यूज आपने किया, तो अगर जला है तो आपकी गलती है ना भाई। देयरफॉर अगर आप ओनर हो तो एसेट को कुछ भी हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोर्ट गया तो कोर्ट बोलेगा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, एसेट तो आपका था, यूज भी आप कर रहे थे। अब आप क्या करो? आपने 10 करोड़ की मशीनरी थी, 5 करोड़ आपने भर दिए। अब आप कुछ भी करो, थोड़े थोड़े करके 5 करोड़ पे भरो, लेकिन भरो, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर एक और डिसएडवांटेज ये लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ डैमेज टू द एसेट, बिजनेस विल बी रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर कुछ भी हुआ है एसेट को तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होगा, बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बैंक आपको एज ओनर उसकी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ओनरशिप में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब आपका जो फर्ज बनता है कि आप उस एसेट को संभालो। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है? लीजिंग। अच्छा भाई, अब लीजिंग क्या है? लीजिंग के अगर आप नीचे देखो तो लीजिंग के नीचे लिखा हुआ है रेंटल। लीजिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है? रेंटल। इसका मतलब यह है कि जो बैंक है वो सिर्फ एसेट्स बेचता नहीं है, एसेट रेंट पर भी देता है। अब मुझे 10 करोड़ रुपए की मशीनरी चाहिए थी, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला भाई एक काम करो मुझे मशीनरी दिला दो और मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे देता रहूंगा। बैंक ने बोला ठीक है, बैंक ने मुझे मशीनरी दिलवा दी। अब मैं जब वो बैंक को पैसे दे रहा हूं, महीने के 10 लाख रुपए दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। अब एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझसे कहता है मुझे भी मशीन चाहिए। मैंने बोला ठीक है, जिस तरह मैंने बैंक से लिया हायर परचेज पे तुम भी ले लो। वो भी बैंक के पास गया, बैंक ने बोला महीने के 10 लाख रुपए। मेरे दोस्त ने बोला मेरा बिजनेस तो छोटा है, मैं तो 10 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। अब क्या करें? बैंक ने बोला मेरे पास एक और ऑप्शन है, एक काम करो, जैसे हमने सर अतीक को 10 करोड़ की मशीनरी दी है, हम आपको भी 10 करोड़ की मशीन दे देते हैं। बट डिफरेंस ये होगा अब कि सर अतीक जो मंथली पेमेंट दे रहे थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली एसेट उनका अपना हो रहा था। He was paying to own the asset, whereas in your case you will keep paying the money, but the asset will never be yours. हम आपको ये एसेट या मशीनरी रेंट पर दे रहे हैं, ये है लीजिंग, एसेट रेंट पर मिल जाना। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा, घर वगैरह लोग रेंट पे लेते हैं। कौन लेता है घर रेंट पे? वही लेता है ना जो मंथली पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो। अगर कोई इंसान मंथली पेमेंट अच्छी अफोर्ड कर सकता है, वो कभी भी रेंट पे घर लेगा? वो बोलेगा नहीं भाई मैं खुद ना खरीद लूं। आप कोई जगह पे जाओ रेंट पे लेने के लिए और आपसे ओनर बहुत ज्यादा पैसे मांगे रेंट, आप बोलो मैं पागल थोड़ी हूं, अगर इतना ज्यादा रेंट ही देना होता तो खुद खरीद लेता। या आप किसी के पास जो आपसे कोई बहुत ज्यादा रेंट मांगे तो आप जवाब में क्या बोलोगे? वो भाई खरीदने नहीं आया, रेंट पर लेने आया हूं। क्योंकि रेंट पे सिंस चीज आपकी अपनी नहीं होती तो आप उसके पैसे देते रहते हो जब तक यूज कर रहे हो। मैं खुद एक जगह कंज्यूम कर रहा हूं अपनी ऑफिस रेंट पर, मैं उसका 15 साल से रेंट भर रहा हूं, लिटरली 15 साल से। जितने की वो जगह है ना उसका मैं 3 टाइम्स भर चुका हूं रेंट। लेकिन अब क्या कर सकता हूं, 15 साल में वो रेंट पे है तो रेंट पे। मैं कभी भी उसको बोलूंगा कि भाई मैं छोड़ रहा हूं, बोलेगा अल्लाह हाफिज़, वो किसी और को रेंट पे रख लेगा। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूं नहीं 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 मैंने 15 साल आपको रेंट दिया, जगह मेरी हो गई। बोलेगा पागल हो क्या, जगह आपने रेंट पे ली थी भाई, आप इसके कभी भी ओनर नहीं बन सकते। तो ये लीजिंग। खैर, तो लीजिंग की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारे बैंक्स बहुत सारे बिजनेसेस को लीजिंग पे भी मशीनरी देते हैं, और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बैंक्स नहीं है, उनका काम ही लीज पर मशीनरी देना है। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस आउट देयर, वो मशीन खरीदते हैं और रेंट पे दूसरे बिजनेसेस को देते हैं, ड्रिलिंग मशीनरी, माइनिंग मशीनरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब क्योंकि एक बिजनेस रेंट पर मशीन लेता है तो इट इज ऑब्वियस कि वो ओनर तो नहीं बन रहा। तो जब वो ओनर नहीं बन रहा तो वो ज्यादा पैसे क्यों देगा?
तो लीजिंग का जो एक सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि इसकी जो मंथली पेमेंट्स होती हैं वो कम होती है। एक दूसरा, आपने लीज पर गाड़ी ली, रेंट पे गाड़ी ली, उसको कुछ भी हो गया वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपके ऊपर प्रूव हो जाए आपने किसी से रेंट पे गाड़ी ली और उसको आग लग गई और बंदा कोर्ट पहुंच गया। जैसे आप कोर्ट पहुंचे आप बोलो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बंदे ने आपको वीडियो दिखा दी, खुद आप अपने मुंह से पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा रहे हो, तो एक मसला है कि आपने खुद कोई क्राइम कमिट किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहां पर नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ भी ऐसी एक्सवाइजी कंडीशन हो गई जो आपने नहीं की थी, बस गाड़ी डैमेज हो गई, स्टॉर्म आ गया, भाग के ले गया गाड़ी, उड़ा के ले गया गाड़ी, टॉर्नेडो आया गाड़ी उड़ा के ले गया, अब आप लैंडलॉर्ड ये थोड़ी बोलेगा कि भैया आपकी गलती है, आप बोले मैंने थोड़ी किया कुछ। या आप जिस घर में रह रहे थे अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आया घर ही गिर गया, लैंडलॉर्ड बोलेगा नहीं 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 आपने घर गिराया, बोले क्या मतलब मैंने गिराया, अरे अर्थक्वेक से गिरा है थोड़ी कि जब अर्थक्वेक आया मैं यूं करके डांस कर रहा था तो घर गिर गया, अर्थक्वेक ने गिरा दिया, आपकी चीज थी गिर गई, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ओनर थोड़ी। तो ऐसे केस में जब एसेट को कोई डैमेज होता है तो जिसका एसेट होता है वो नुकसान उठाता है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट देन अगेन सारी जिंदगी वही जो डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया जो मेरे साथ भी हुआ, सारी जिंदगी आप पैसे भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे, लेकिन एसेट कभी भी आपका अपना नहीं होगा, आप एसेट के कभी ओनर नहीं बनेंगे। और दूसरा डिसएडवांटेज ये कि कल को अगर बिजनेस को कोई बुरे हालात आ जाते हैं, ड्यूरिंग बैड टाइम्स, बिजनेस के पास कोई एसेट नहीं होगा कि भाई आप उसको अब हायर परचेज है, जैसे मैंने आपको बताया रीफाइनेंसिंग कैन बी डन, मैंने उस एसेट को वापस से गारंटी रखवाया फिर से लोन उठा लिया। लेकिन अगर मैं लीजिंग पे या रेंटल पे काम कर रहा हूं तो मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी मशीन है ही नहीं, तो मैं उसको कभी भी एज अ गारंटी रखवा नहीं सकता या बेच के पैसे नहीं उठा सकता। जैसे कि हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी पढ़ा था कि जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस अपने एक्स्ट्रा एसेट्स बेच सकता है ना, फिक्स्ड एसेट्स, तो जब आपके पास है ही सारा लीजिंग का एसेट तो बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग बैड डेज कंपनी will not have an asset to be used as security, यानी जब बुरे दिन आएंगे तो कंपनी के पास कोई एसेट नहीं होगा जिसको कंपनी एज ए सिक्योरिटी इस्तेमाल करके उससे वापस से कोई लोन उठा सके। ओके जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो और केसेस हैं, केसेस तो नहीं, दो और चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है इशूइंग शेयर्स और एक है डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। जैसे कुछ लोग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं, कुछ लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट्स कहते हैं। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट, मैं आपको यूनिट नंबर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूं। आपको याद होगा हमने यूनिट नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यूएनआईएनसी। यूएनआईएनसी का मतलब था अनइनकॉर्पोरेशन। अनइनकॉर्पोरेशन का मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कि या तो सोल ट्रेडर है या तो पार्टनरशिप है, या तो सोल ट्रेडर है या तो पार्टनरशिप है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है? सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनर्स, विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ओनर्स। अब जैसे मैंने चाय की दुकान खोली, मैं अकेला ओनर हूं, इट्स अ सोल ट्रेडर बिजनेस। अब मैं इसका सोल ट्रेडर ओनर हूं तो ये मेरे कंट्रोल में है। मैंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर चाय की दुकान खोली, हम सब पार्टनर्स हैं। अब इसको कौन ओन और मैनेज और कंट्रोल करता है? हम चारों ओनर्स मिलकर। So UNINC is unincorporation businesses. These are those businesses which are owned and controlled by owners. Okay जी, moving on. अब next concept INC. Google, Apple, Microsoft, Nvidia, ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, they are all INCs. INC मतलब इनका कोई ओनर नहीं है, इनका कोई ओनर नहीं है। अब एक और क्वेश्चन, सर अगर इनका कोई ओनर नहीं है तो इनको मैनेज कौन करता है? तो इनको मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक और सवाल,
कि भाई अगर इतना बड़ा बिजनेस है, इसको अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? तो याद रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के ज्यादा शेयर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो अगर आपके पास एक प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ज्यादा शेयर्स हैं, तो आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं। तो अगर आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपके पास उस कंपनी को मैनेज करने, कंट्रोल करने की अथॉरिटी आ जाती है। सो याद रखो, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर नॉट ओन्ड बाय ओनर्स, but they are owned by shareholders, and these companies are managed and controlled by board of directors. अब एक और क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूं, जिनको नहीं पता प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो शेयर्स इशू करती है, बट ये एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर्स इशू कर सकती है, विच इज यूजुअली फ्रेंड्स एंड फैमिली। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? नाउ पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी एक कंपनी है जो शेयर्स इशू करती है, बट इसके पास शेयर इशू करने की अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू शेयर्स बट टू जनरल पब्लिक। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पर वापस से आते हैं। सवाल यह है कि ये इशूइंग शेयर्स क्या है और ये क्यों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम पढ़ रहे हैं। लेट्स से मेरा एक बिजनेस है और मुझे उस बिजनेस में 100 अरब रुपए यानी 100 बिलियन की जरूरत है। मैं गया मीजान बैंक के पास, मैंने मीजान बैंक को बोला यार मुझे 100 बिलियन की जरूरत है। मीजान बैंक ने बोला पागल हो गए हो क्या, 100 बिलियन? कल को अगर तुम डूब गए तो तुम्हारे चक्कर में मेरी 850 ब्रांचेस जो हैं पूरे पाकिस्तान में वो सब डूब जाएंगी। तुम्हारे लिए तो अजीब कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हम तो डूबे सनम, तुमको भी साथ ले डूबे। तो मीजान बैंक बोलता है नो भाई, we can't give you a loan on with such a big risk। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं गया अल्फला बैंक के पास, 100 बिलियन का लोन चाहिए। अल्फला ने बोला पागल हो गए हो क्या, 100 अरब रुपए सारे पैसे तुमको दे दिए। एक बैंक कभी भी एक बिजनेस पे सारा पैसा नहीं लगाता, हम तो नहीं दे रहे। मैं दूसरे बैंक के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, 5वें से मेरी दोस्ती थी। उससे बोला अच्छा मेरे पास सबसे आखिर में आए हो। मैंने बोला हाँ क्या सीन है, क्या करोगे? उससे बोला देखो तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन मैक्स 10 बिलियन तक दे दूंगा, 10 अरब रुपए, इससे ज्यादा का लोन नहीं दूंगा भाई। 100 अरब रुपए में अगर कल को तुम डूब गए तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पूरा बैंक, पूरी ब्रांचेस सब डूब जाएगी। मैंने कसम से नहीं डूबूंगा। बैंक ने बोला कोई गारंटी नहीं है, डूबते हुए पता थोड़ी लगता है। मैंने बोला बात तो ठीक है। मैंने बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। एक समझदार आदमी मेरे पास आया, उससे बोला तुम्हारा बिजनेस कैसा है? मैंने बोला मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि इसके कितने ओनर हैं? मैंने बोला मैं और मेरा भाई 2 ओनर हैं। उससे बोला अच्छा चलो एक काम करो, तुमको कितने रुपए की जरूरत है? तो मैंने उसको अपना डॉक्यूमेंट बना के दिया। मैंने बोला कि भाई मुझे जो रिक्वायरमेंट है अभी एज ऑफ नाउ ₹100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, 100 अरब रुपए, और कोई भी बैंक मुझे 100 अरब देने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्त ने बोला एक काम करो अपनी कंपनी का स्टेटस चेंज करो। अभी तुम हो, तुम्हारे भाई ओनर हो ना, पार्टनरशिप है। मैंने बोला हाँ। उसने बोला अपनी कंपनी का स्टेटस चेंज करो और अपनी कंपनी को एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लो। मैंने बोला अच्छा फिर? उसने बोला जब अपने आप को तुम एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लोगे तो एक काम करना, तुम 100 रुपीज वाली 100 बिलियन सर्टिफिकेट्स बनाना, यानी 100 रुपए वाली 100 रुपए वाली 1 बिलियन सर्टिफिकेट्स बनाना, यानी 1 अरब सर्टिफिकेट्स प्रिंट करवाना और हर सर्टिफिकेट की वैल्यू रखना 100 रुपए, और उसको मार्केट में बेच देना। उसको मार्केट में बेच देना। जिसके पास 100 रुपए होंगे वो 1 सर्टिफिकेट खरीदेगा, जिसके पास 200 होंगे वो 2 सर्टिफिकेट खरीदेगा, जिसके पास 10 रुपए होंगे वो 1000 रुपए होंगे वो 10 सर्टिफिकेट खरीद लेगा। आपको सिर्फ 1 बिलियन सर्टिफिकेट बेचनी है और आपके पास 100 अरब रुपए आ गए। 1 बिलियन सर्टिफिकेट बेचो एट द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज ईच और 100 अरब रुपए आपके पास आ गए। हो गया आपका काम। ना बैंक से लोन लेना पड़ा, ना कोई परेशानी हुई, 100 अरब रुपए आ गए। ये है इशूइंग शेयर्स।
दूसरा क्वेश्चन, ये तो शेयर्स बेचकर पैसा आ रहा है ना, सवाल ये है अब कि हम इसे लॉन्ग टर्म सोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि हम इसे लॉन्ग टर्म सोर्स में क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी जरा समझो। देखो बात ये है कि लेट सपोज आपके पास 500 रुपए थे, आपने मेरी 5 सर्टिफिकेट्स खरीद ली। अब आपकी जेब से तो 500 रुपए गए, मेरे पास 500 रुपए आए। मैंने तो ऐसे 500 1000 10 लाख रुपए करके 1 अरब लोगों से पैसे जमा किए ना भाई, 100 अरब रुपए जनरेट करने के लिए 1 अरब लोगों से 100 रुपए उठाए तो 100 अरब रुपए जमा हो गए। ये जो पैसा मैंने आपसे उठाया है 500 रुपए या पूरी मार्केट से 100 अरब रुपए, ये पैसा कहलाता है परमानेंट कैपिटल। ये पैसा क्या कहलाता है? परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब ये है कि भाई ये पैसा मैं कभी भी आपको या किसी भी शेयर होल्डर को वापस नहीं करूंगा। बात समझ आ रही है? ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, जितना भी पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया होता है, ये पैसा उनको वापस नहीं करना। इसीलिए इसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस में पढ़ रहे हैं। जब वापस ही नहीं करना तो अनलिमिटेड टाइम तक है पैसा, खेलो। अब आप मुझसे एक और सवाल पूछेंगे, सर जब ये पैसा मुझे वापस ही नहीं मिलने वाला तो मेरे पास जो 500 रुपए थे मैं आपकी कंपनी के सर्टिफिकेट्स खरीदूं क्यों? तो मैं बोलूंगा देखो भाई, उसकी वजह यह है कि जब मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मैं बैंक से 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोन लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद पैसे वापस किए, बैंक का कर्जा उतर गया, इंटरेस्ट दिया, बैंक से जान छूट गई। अब 3 साल के बाद ना बैंक मुझे जानता है ना मैं बैंक को जानता हूं। लेकिन जब मैं आपसे शेयर के पैसे लेता हूं तो जब तक मेरी कंपनी चलती रहेगी तब तक मैं आपको प्रॉफिट देता रहूंगा, लेकिन प्रॉफिट भी तब दूंगा जब होगा। इंटरेस्ट रेट के केस में क्या होता है? बैंक बोलता है मुझे नहीं पता प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मशीन बेचो, घर बेचो, गाड़ी बेचो, जायदाद बेचो, इंटरेस्ट दो। यहां पर क्या होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो जो प्रॉफिट मिलता है शेयर के अगेंस्ट वो होता है डिविडेंड। ठीक है, लेकिन एक और सवाल, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए। तो पहला रीजन आपको डिविडेंड मिलता है। तब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया डिविडेंड शायद मिले शायद ना मिले। दूसरा रीजन कैपिटल गेन। बहुत सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपने 500 रुपए का शेयर खरीदा, कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो गया, कंपनी के शेयर की वैल्यू जो 100 रुपए की सर्टिफिकेट थी वो 500 की सर्टिफिकेट हो गई। कंपनी की नेटवर्थ बढ़ी, वो शेयर की जो सर्टिफिकेट थी उसकी प्राइस भी बढ़ गई। तो जो आपने 500 रुपए की 5 सर्टिफिकेट खरीदी थी वो 2500 रुपए की 5 सर्टिफिकेट हुई। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं कि यार हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, साल 2 साल वेट करो, जैसे इसकी शेयर की जो हमने प्राइस पे लिया है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, बेच देंगे, बाहर आ जाएंगे। यानी जिन लोगों ने 1990s के अंदर एप्पल में 1000 2000 या $10,000 लगाए थे वो सारे मिलियनर बिलियनर बन गए होंगे, क्योंकि एप्पल की कंपनी ग्रोथ नहीं कर गई, 1000x हो गया। सोचो 1000x, 500 रुपए के 1000x लगाओ, कितने हुए? 500 के 10, 500, 100, 50,000, 1000, 5 लाख, यानी 500 के 5 लाख हो जाए तो हर बंदा लगाएगा। तो कुछ लोग डिविडेंड के चक्कर में शेयर खरीदते हैं, कुछ लोग कैपिटल गेन यानी शेयर प्राइस बढ़ने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसकी ग्रीड या उसकी लालच में कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अच्छा जी, तो सवाल ये है कि इशुइंग शेयर्स के फायदे क्या हैं? तो भाई अगर किसी कंपनी को पैसा लेना है तो वो बैंक से ले सकती है, फेयर इनफ। अगर बैंक से नहीं लेना तो अपना स्टेटस चेंज करे, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप कुछ भी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर ले, मार्केट में शेयर्स बेच दे। शेयर्स बेचोगे तो जो पैसा आया वो परमानेंट कैपिटल है, 100 अरब रुपए आए कभी वापस नहीं करने, रखने अपने पास सारी जिंदगी। दूसरा फायदा डिविडेंड प्रॉफिट, वो भी तब देना है जब हो। तो ये दोनों फायदे ही फायदे हैं। लेकिन नुकसान, अब मैंने और अपने भाई ने आपको अपनी कंपनी का शेयर तो बेच दिया, अब मैं आपसे जान नहीं छुड़ा सकता। अब जब तक कंपनी चलती रहेगी 10 20 25 50 साल 100 साल, मैं मर गया, आप मर गए, कंपनी चल रही है, मैंने मरने के बाद अपने बच्चों को या किसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी दे दी, आपने मरने के बाद अपना शेयर अपने बच्चों को दे दिया, कंपनी चलती रहेगी, आपके बच्चों को उसका डिविडेंड प्रॉफिट मिलता रहेगा। एंड देन जब मैं और मेरा भाई पार्टनर थे 50-50, 50% वो कंपनी को कंट्रोल करता था, 50% मैं कंपनी को कंट्रोल करता था, हमें कोई पूछता नहीं था। अब शेयर इशू कर दिए तो 10% शेयर मैंने अपने पास रखे, 10% मेरे भाई ने अपने पास रखे, 80% शेयर तो मार्केट में है ना। अब कोई भी आदमी मेरी कंपनी के मुझसे ज्यादा शेयर खरीद ले
तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल लिखा है दूसरा डिसएडवांटेज। मतलब जब आप शेयर ज्यादा मार्केट में बेचते जाते हो तो कोई भी आदमी उसको ज्यादा शेयर खरीद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन सकता है। जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन जाएगा तो वो आपको और मुझे क्वेश्चन, मेरे और मेरे भाई को क्वेश्चन कर सकता है, ऐसे क्यों चला रहे हो, वैसे क्यों चला रहे हो। इमेजिन करो अभी मैं और मेरा भाई पार्टनर है, आप मुझे आके पूछोगे सर ऐसे क्यों चला रहे कंपनी में, बोलूंगा अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। लेकिन अगर मैंने आपको शेयर बेचे और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए और आप मुझे आके बोलते सर आप ऐसे क्यों चला रहे कंपनी, मैं क्या बोलूंगा, सॉरी यार गलती हो गई, अब ऐसे नहीं वैसे चलाऊंगा। मेरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर से कम हो चुका है। ये है इशूइंग शेयर्स, और इस वजह से हम जो है इसको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज में पढ़ते हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब एक और कॉन्सेप्ट